अब इंडिया क्या चाहता है बेटा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चेंजमेंट होना है तो उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो क्या आ जाती है, उसके पास वीटो पावर आ जाती है। वी शुड कीप इन माइंड दैट मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 in 1965। अब क्या याद कर लो, पेज यहाँ पे वी शुड कीप इन माइंड, हमारे माइंड में रहना चाहिए जो मेंबरशिप है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको 11 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 15 कर दिया, 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया, कब, 1965 में। बट देयर वॉज नो चेंज इन द नंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, लेकिन परमानेंट मेंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। अब ध्यान से देख लो, चेंज कहाँ हो रहे हैं, नॉन परमानेंट में तो हो सकते हैं लेकिन परमानेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। सिंस देन द साइज ऑफ द काउंसिल हैज रिमेन्ड स्टेशनरी, अब जो साइज है काउंसिल का वो सेम रहा है। द फैक्ट रिमेन्स दैट द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली मेंबर्स नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज, और यूएनओ में जो नॉन परमानेंट मेंबर थे वो क्या थे बेटा, सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज थे। ध्यान से देखो, पहले 11 थी लेकिन 11 में सिर्फ 5 तो परमानेंट थे ही थे, बाकी क्या थे, नॉन परमानेंट थे। 11 से 15 हुए लेकिन परमानेंट तो 5 ही रहे, बाकी क्या थे, नॉन परमानेंट रहे। Therefore, India urges that they should also have a role in the shaping the decision in the Security Council with its weight। वो कहता है कि अगर इंडिया इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो नई शेप क्रिएट कर सकता है हमारा। ऐसा हो नहीं पाता, इंडिया ने काफ़ी कोशिश की कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए लेकिन आज तक कोई भी 5 के अलावा परमानेंट मेंबर नहीं बना है। इंडिया सपोर्ट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, इंडिया ने सपोर्ट किया दोनों को। इट्स रिप्रेजेंटेटिव हैव आर्ग्यूड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव ग्रेटली एक्सपेंड इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। वो कहते हैं कि वहाँ पे मेंबर्स की संख्या बढ़ी है लास्ट में कुछ 5 ईयर्स में, कुछ फ्यू ईयर्स में। द सक्सेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्शंस डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी एक्शन होता है उसकी सपोर्ट मिलता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका डिपेंड होती है, उस पर आधार होती है। आप ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जितनी भी हैं उससे हमारा ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके काम सफल हो सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, ये ऋतिक अब तुम्हारा ही नंबर है, सेकंड पोजीशन तुम्हारी है क्लास में निकम्मेपन में। Any plan for restriction of the Security Council should therefore be broad based. For example, the Security Council should have more developing countries in it. एक ही बात बार बार रिवाइज हो रही है, रिपीट हो रही है, कह सकते हो कि सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज करना है लेकिन चेंज कैसे करना है, किसको शामिल किया जाए किसको ना किया जाए, यही बात चल रही है। नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया इटसेल्फ आल्सो विशेस टू बी ए परमानेंट मेंबर इन द रिस्ट्रिक्टेड यूएन। बता, कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि इंडिया उसमें शामिल होना चाहता था। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको बता चुकी हूँ इंडिया दुनिया में सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन में, कंप्राइजिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और पूरे पॉपुलेशन की 1/5 का। मोर ओवर इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आप ये कह सकते हो कि इंडिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल द इनिशिएटिव ऑफ द यूएनओ, यूएनओ के जितने भी प्रोग्राम होते हैं इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इट रोल्स इन द यूएन पीस कीपिंग, जो शांति वाला आयोग था उसमें भी इंडिया अपना रोल प्ले करता है। एफर्ट्स ए लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। द कंट्रीज इकोनॉमिक एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज इंडियाज क्लेम टू परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। वो कहते हैं कि सारे इंडिया की इकोनॉमी भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, इंडिया वहाँ पर एक परमानेंट मेंबर के लिए क्लेम कर सकता है, ऐसा हो सकता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएन, यूएनओ में इंडिया अपना रेगुलर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। एंड नेवर फिल्टर्ड ऑन इट्स पेमेंट, और कभी भी वो फेल नहीं होता है, मतलब उसके ड्यूज जितने भी देने होते हैं वो साथ साथ दे रहा है। इंडिया इज अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस, इंडिया ये भी जानता है कि परमानेंट मेंबरशिप की क्या इम्पोर्टेंस है। इट सिग्निफाइज ए कंट्रीज ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स, और अगर कोई भी कंट्री डेवलप होना चाहता है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है।
द ग्रेटर स्टेटस इज एन एडवांटेज टू ए कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। उसकी एडवांटेज ये है कि फॉरेन पॉलिसी में उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। द रेपुटेशन ऑफ बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। अगर आप ज़्यादा पावरफुल हो तो यूएनओ में मेंबर बनने के लिए आपकी इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसा कि इंडिया के साथ हुआ था। डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी ए परमानेंट वीटो वाइल्डिंग मेंबर ऑफ यूएनओ, सम कंट्रीज क्वेश्चनिंग इट्स डिसीजन। अब देखो इंडिया बनना चाहता है वहाँ पर यूएनओ में परमानेंट मेंबर, लेकिन कुछ कंट्री हैं ऐसा नहीं चाहती कि इंडिया वहाँ पर अपना परमानेंट मेंबर बने। कौन सी ऐसी कंट्री है जो नहीं चाहती? देखो नेबरिंग पाकिस्तान। ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं चाहता, देखो पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती रहती। आदित्य खड़े होने बेटे एक बार। नेबरिंग पाकिस्तान विद विच इंडिया हैज़ ट्रबल्ड रिलेशन। ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो कहाँ पर बने, यूएनओ में उसकी परमानेंट मेंबरशिप बने। पाकिस्तान के अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बार बार लड़ाई होती है, उसका तो बनता है कि वो नहीं चाहता हो। आपकी तबीयत ठीक है अभी? अगर अभी जाना चाहते हो तो आपके फादर नीचे आए हुए हैं, अगर आपको नॉर्मल है तो आप बस में जाओगे। नॉर्मल है बस में आ जाए, ठीक है बेटा बस में। ऋतिक खड़ा हो जा। देखो नेबरिंग पाकिस्तान with which India has troubled relation is not the only country that is reluctant to see India become a permanent veto member of the Security Council। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, बाकी कंट्रीज भी हैं। Some countries for instance are concerned about India's nuclear weapons capabilities। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास, उनसे प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते कि इंडिया की न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। Other think that its difficulties with Pakistan will make India ineffective as a permanent member। यहाँ से अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी कंट्रीज क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उसकी लड़ाई की वजह से वो अपना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाएगा, कि कहाँ पर यूएनओ में इनइफेक्टिव रोल बन जाएगा। येट अदर्स फील दैट इफ इंडिया इज इंक्लूडेड, अगर इंडिया को इंक्लूड करते हैं, देन अदर emerging power will have to be accommodated such as Brazil। तो बाकी ब्राज़ील है, जर्मनी है, अंडरलाइन करो, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, परहैप्स इवन साउथ अफ्रीका whom they oppose। तो वो कहते हैं कि ये सारे के सारे भी क्या कहेंगे कि हमारे को भी उसमें शामिल करो। देर आर दोज हु फील द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। देखो बेटा अफ्रीका और साउथ अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट है, मस्ट बी रिप्रेजेंट इन एनी एक्सपेंशन ऑफ द परमानेंट मेंबरशिप सिंस दोज हु आर द ओनली कॉन्टिनेंट्स नॉट टू हैव रिप्रेजेंट इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। ध्यान से 2 क्वेश्चन है हमारे पास, अंडरलाइन कर लो। जो हमारे साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका, ये ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जिनके कोई भी मेंबर वहाँ पर नहीं है। अगर उसमें स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है तो यहाँ से मेंबर लेना भी ज़रूरी हो जाएगा। अब कौन कौन से कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ मैं, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। Give these concerns, it may not be very easy for India or anyone else to become a permanent member of UN in the near future। इसीलिए नियर फ्यूचर में इंडिया के लिए और अनदर कंट्री के लिए वहाँ का परमानेंट मेंबर बनना इजी काम नहीं है। आप समझ जाओ परमानेंट मेंबर बनना कितना मुश्किल काम है। 193 कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 5 हैं, तभी से ही हैं जब से इसको एस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 से। ओनली 5 हैं और आज तक 5 हैं। इंडिया ने काफ़ी बार कोशिश की लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हुए। अब साइड में बॉक्स में देखो 94 पेज पे है IAEA। IAEA क्या बनाए, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फुल फॉर्म भी साथ साथ देख लो, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1957। देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म, देन ये कब एस्टेब्लिशमेंट होता है 1957। थर्ड थिंग क्या करनी है, इसका मेन वर्क क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। इट कम्स इन टू बींग टू इम्प्लीमेंट USA प्रेसिडेंट, क्या लिखा हुआ आगे बताना बेटा, ये वर्ड है DWIGST।
DWIGST, DWIGST, डिवाइड। आगे क्या है ये? Attempts for peace proposal, it seeks, okay, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इन दोनों वर्ड्स की? ओके, बस देखो बेटा, इट सीक्स टू प्रमोट द पीस यूजफुल ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। बस सुन लो एक बार। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यू हैव टू लर्न ओनली 3 थिंग्स। उसका फुल नेम क्या है, सेकंड एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, फोर्थ उसका मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको पता लग गया फुल फॉर्म क्या है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? 1957 में। ये काम क्या करता है? जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है उसको सही तरीके से यूज किया जाए और उसको आर्मी से दूर रखा जाए, मिलिट्री पर्पज से उसको दूर रखा जाए, बाकी जहाँ जरूरत पड़े उसका यूज किया जाए। ठीक है, इतना ही याद रखना है। जैसे मैं बात करूँ हमारे इसकी यूएनओ की, हमने क्या लर्न करना है? यूएनओ कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कितने मेंबर हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाल ही में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है। ये 4 चीज़ें याद रखनी है ना। ऐसे ही जितने भी इसमें WHO है, WHO के बारे में हमने पढ़ा नहीं है अभी। इसमें 1-2 और भी हैं, जैसे कि हाँ जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। एक था हमारा ये वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी सिर्फ 3 थिंग्स लर्न करनी है। ये सारे के सारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कल या परसों की क्लास में सारे के सारे लिखवाऊंगे एक बार। इनके कल में भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बता दिया। ऑनलाइन क्लासेस है, कल तो ये चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे। परसों जो मंडे को आपकी क्लास में बोर्ड में जितने भी इंटरनेशनल मतलब इतना समझाने के बावजूद भी सेम प्रॉब्लम। सनी